एजेंडा पाकिस्तान के साथ नाजरीन आमिर ज़िया हाजिर है। दौरे कोरोना है। पहले हम बड़ा सुना करते थे कि जी फला किसी शख्स को कोरोना हो गया, वुहान में कोरोना हो गया और बरतानिया में हो गया, लेकिन अब जो है हम अपने अजीज़ व क़ारिब के मुतालिक ये ख़बर सुनते हैं। ये ख़बर जो अपने अहबाब के मुतालिक, जानने वालों के मुतालिक सुन रहे होते हैं। तो और इसकी मर्ज़ की जो शिद्दत है, वबा की शिद्दत है, उसमें हर गुज़रते दिन के साथ जो है वो इजाफ़ा हो रहा है। अगर आप बात करें कि जी यहाँ पर पाकिस्तान में जो है अगर 1,17,000 से ज़्यादा लोग मुतासर हुए हैं, तो उसमें जो हलाक होने वालों का तनासुब है वो 2,300 से कुछ ऊपर है। तो अगर उस तनासुब को देखा जाए तो ज़रा सा कम है, लेकिन फिर भी इस वबा ने जितना लोगों में खौफ व हिरास एक लेवल पे फैलाया हुआ है वो अपनी जगह, लेकिन ये भी हकीकत है कि बहुत से लोग इसकी परवाह नहीं करे, वो एहतियाती तदाबीर नहीं इख्तियार करे जो उन्हें करनी चाहिए। अगर हम देखें जी आबादी के तनासुब से, तो सबसे ज़्यादा जो सूबा पाकिस्तान में मुतासर है वो है सिंध, क्योंकि और सिंध में अगर हम बात करें तो सबसे ज़्यादा जो चीज़ मुतासर है, जो शहर मुतासर है वो कराची, और कराची की जो गुंजान आबादियाँ हैं वो बहुत ज़्यादा मुतासर हैं। आजकल हम बहुत ज़्यादा शिकायत सुन रहे हैं कि जी जैसे जैसे मरीज़ों की तादाद में इजाफा हो रहा है तो हमारे यहाँ जो अस्पताल हैं वो उनका बोझ उठाने से कासिर हैं। बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ हो गई है। कोई वेंटिलेटर की कहते कमी की शिकायत करता है, कोई बिस्तरों की कमी की शिकायत करता है। लेकिन अगर हम डॉक्टर्स और माहिरीन से बात करते हैं तो उनको एक शिकायत है, वो ये कि जनाब एक तो लोग अमल नहीं करते उनकी नसीहतों पर, और दूसरा उनका जो सबसे बड़ा चैलेंज है वो ये है कि जी वेंटिलेटर तो शायद मिल जाएँ, लेकिन तरबियत याफ्ता अमला जो है वो कहाँ से मिलेगा। डॉक्टर्स की कमी अगर हो गई तो वो कहाँ से मिलेगी, क्योंकि डॉक्टर्स हमारे बहुत ज़्यादा जहनी दबाव का शिकार हैं, उन पे काम का बहुत ज़्यादा बोझ है। और हत्ता कि ऐसे वाक़यात भी हुए हैं कि लोगों ने बाकायदा उन पे हमला किया, अस्पतालों में जाके हंगामा किया, और उससे मज़ीद जो है आप अगर अपनी फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस को इस तरह से मुतासर करेंगे तो क्या सूरत हाल होगी उसका हम और आप अंदाज़ा कर सकते हैं। आज हम प्रोग्राम का आगाज़ करेंगे सिंध की सूरत हाल से, कोरोना के चैलेंज से निपटने के लिए सिंध की कितनी तैयारी है। हमारे साथ मौजूद हैं स्काइप पर मोहतरमा डॉक्टर अज़रा पेचो साहिबा, सिंध की वज़ीर सेहत हैं। इससे पहले भी इस प्रोग्राम में एक मरतबा शरीक हो चुकी हैं। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहिबा अपना कीमती वक्त देने का। मुझे अंदाज़ा है कि बहुत ज़्यादा आप पे काम का बोझ भी है। सबसे पहले तो ये बताइए कि बहुत ज़्यादा शोर मच रहा है कि हमारे अस्पतालों में मरीज़ों की तादाद बढ़ती जा रही है और वो अब उनका बोझ उठाने से कासिर हैं। तो क्या अभी से, जबकि कोई अराउंड 44-45,000 45 साल के करीब 44 साल के करीब सिंध में अभी तक जो हैं डायग्नोज हुए हैं, तो अभी से इतने ज़्यादा हमारे उसके ऊपर बोझ आ गए इंफ्रास्ट्रक्चर पे सेहत के। जी शुक्रिया आमिर, पहले तो थैंक यू मुझे इनवाइट किया आपने इधर इस मौके पे। सिर्फ मैं पहले शुरुआत में ये कहना चाहती हूँ, ये मास्क का सही तरीका नहीं है जो मैंने पहना हुआ है। मैं अकेली बैठी हूँ अपनी ऑफिस में, इस वजह से मैंने मास्क इस तरीके से पहना हुआ है, लेकिन नाक के ऊपर रखना चाहिए। मेरी इल्तिजा है सबसे, आपके जितने भी नाजरीन हैं, कि इस तरीके से मास्क पहने के नाक और मुंह और थोड़ी जो है वो कवर्ड रहे, ये जब भी आप किसी और लोगों से मिलें या बाहर जाएं। बहरहाल आपने सही कहा कि अभी हम पोजीशन में इस पोजीशन में पहुंच गए हैं कि हमारे जितने भी हमने हाई डिपेंडेंसी यूनिट जहां हाई ऑक्सीजन फ्लो था वो, और जो हमारे इंटेंसिव केयर यूनिट्स हैं जहां वेंटिलेटर फैसिलिटी थी, अब वो सैचुरेशन पे पहुंच गए हैं। इक्का दुक्का फिर भी फारिग रहते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली कुछ मरीज़ जो हैं सही होके निकल जाते हैं अस्पताल से, कुछ अमवात भी हो जाती हैं। हमें ये जो है हम जितना भी बढ़ाएं, मैं तो कहती हूँ अगर हम हज़ारों की तादाद में भी वेंटिलेटर्स और हाई डिपेंडेंसी यूनिट्स बनाएं, तो हमारे पास अमला कहाँ से आएगा जो हम इसमें डाल सकें और जो उनको मैनेज कर सके। एक तो अमले की बात होती है, दूसरी ट्रेंड अमले की बात होती है। इंटेंसिव केयर यूनिट में हमें निहायत ही ट्रेंड अमला चाहिए होता है। जब से कोविड शुरू हुआ था उससे पहले भी हम कोशिश कर रहे थे कि इंटेंसिव केयर यूनिट्स में जो पैरामेडिकल और मेडिकल स्टाफ है उनकी ट्रेनिंग होती रहे मुतवातर। जो हमारे पास आईसीयूज़ थे, डिफरेंट सर्जिकल आईसीयूज़, मेडिकल आईसीयूज़ जो डिफरेंट हॉस्पिटल्स में थे, उनमें हम डाल रहे थे लोगों को ट्रेनिंग के लिए। लेकिन ऑब्वियसली ये ट्रेनिंग टाइम लगाती है, और ड्यूरिंग कोविड हमने उसमें इंक्रीज़ भी किया नंबर्स में जो हम ट्रेनिंग करवा रहे थे लोगों को। बहरहाल फिर भी वो नाकाफ़ी है हमारा अमला। और मैं ये भी बता दूं कि हमने नर्सिंग स्टाफ जो इंडक्ट किया, 1500 की हमने इंटरव्यूज़ किए, उनको इंडक्ट किया, उसमें से 1300 ने ज्वाइन किया, बाकी जो थे वो उन्होंने माजरत कर ली क्योंकि वो कोविड में काम नहीं करना चाहते थे। इसी तरह हमने कुछ 900 के करीब डॉक्टर्स को इनवाइट किया, उसमें से 600 ज्वाइंड एंड दी अदर्स डिडंट ज्वाइन। वही मसले जो कोविड की परेशानी लोगों को है, बहुत सारे लोग
जो हैं वो, अच्छा हमें ये कहा जाता है कि जो रिटायर्ड डॉक्टर्स हैं उनको क्यों नहीं ले लेते हैं। मैं ये कहती हूँ कि रिटायर्ड डॉक्टर्स भी हम ले लें, अगर आगे चल के ज़रूरत पड़ी ज़रूर लेना पड़ेगा, ये भी एक मौका आ सकता है। लेकिन रिटायर्ड डॉक्टर्स एज यू नो आप 60+ अभी वो ज़्यादा एक्सपोज होते हैं, कहाँ खतरे में ज़्यादा होते हैं। अगर उनको में डाल देंगे तो उनके यहाँ डायबिटिक भी होते हैं, कुछ हाइपरटेंसिव भी होते हैं और डिजीजेस भी होती हैं, हार्ट की प्रॉब्लम्स भी होते हैं, तो उनको तो हम ले ही नहीं सकते मेडिकल ग्राउंड्स की वजह से, बिकॉज दे कैन बी मोर एक्सपोज एंड उनके लिए बहुत डेंजरस हो सकता है। मेरी अगेन दूसरी जो है हमारी जो कैपेसिटी है, मैं एक जो करंट कैपेसिटी उसके बारे में, इंटेंसिव केयर में तो हमारे पास कोई 134, कराची के मैं बात कर रही हूँ सिर्फ। अच्छा। कराची में, पूरी सिंध की नहीं बात कर रही। सिंध में हमारे पास अभी भी गुंजाइश, दूसरे डिस्ट्रिक्ट्स में, हमारे सिंध के दूसरे डिस्ट्रिक्ट्स में अभी भी गुंजाइश है। मैं सिर्फ कलामी मैं कर रहा हूँ, मुझे हम सुन रहे एक अरसे से सुन रहे हैं कि जी 200 वेंटिलेटर कोविड के लिए आप लोगों ने मुख्तस कर दिए थे पूरे सिंध में, तो इस वक्त क्या कितना नंबर है, उसकी कितनी तादाद है? कराची में आपने बताया 134। कराची की तादाद में आपको बताते 134 हैं कराची में। अच्छा, तो 134 वेंटिलेटर्स कराची में आज के दिन, मैं लेटेस्ट फिगर्स आपको बता रही हूँ, लेकिन ये 134 भी नाकाफी हैं, क्योंकि जिस तेजी से कॉम्प्लिकेटेड केसेस हमारे पास कोविड के आ रहे हैं, कोरोना के, और कॉल्स जा रही है फ्रॉम हॉस्पिटल टू हॉस्पिटल के, आपके पास वेंट बेड है या नहीं है, आपके पास है तो प्लीज़ काइंडली, हमारा एक पेशेंट है वो उसको शिफ्ट कर रहे हैं। हमारी जो एम्बुलेंस सर्विसेज हैं वो ओवरवेल्म हो चुकी हैं, क्योंकि एम्बुलेंसेज भी हमारी महदूद थी। अभी वो जो है दूसरे पेशेंट्स को भी केटर करें, कोविड के लिए जो अगर एम्बुलेंस सर्विसेज हम अलग कर देते हैं तो उसमें और पेशेंट्स नहीं डाल सकते, क्योंकि ऑब्वियसली वो इन्फेक्टेड हो जाती हैं एम्बुलेंस, और कितना हम डिसइंफेक्ट करते रहे आप ईच पेशेंट, क्योंकि 50-60 पेशेंट्स एवरी डे मूव हो रहे होते हैं इस एम्बुलेंस के जरिए। मुझे ये बताइएगा मैं खता कलामी के, ये जो कोरोना से मुतासरीन है और जो अस्पताल जाते हैं, उनमें से कितने फीसद जो एकदम वेंट की उनको ज़रूरत पड़ रही होती है, और कितने लोग जो है सिर्फ ऑक्सीजन पर उनका काम चल जाता है, सिर्फ आइसोलेशन में उनका काम चल जाता है? जी देख, ज़्यादातर लोग जो हैं उनको हाई डिपेंडेंसी यूनिट ही चाहिए होता है और ऑक्सीजन चाहिए होता है। मैं ये सिर्फ बता दूं कि हमारे पास जो कोमॉर्बिडिटी के साथ मेनली जो होते हैं, एजेड होते हैं, वो कोमॉर्बिडिटीज़ के साथ, यानी उनके दूसरी अमराज उनमें होते हैं, उन्हें ज़्यादातर वेंटिलेटर्स की ज़रूरत पड़ती है। हमारे पास कुछ चंद एक ऐसे भी आए कि हेल्दी यंग पीपल हु हैव नथिंग अंडरलाइन, कोई डिजीज़ नहीं है, लेकिन उन भी एकदम से वेंट की ज़रूरत पड़ गई, डिपेंडिंग के कितनी इन्फेक्शन उन्होंने ले ली है, कितना वायरल लोड आ गया उनके जिस्म के अंदर ना, ये भी हो रहा है। मैं ये परसेंटेजेस आपको नहीं बता सकती, जितने हम कोशिश करते हैं। क्या होता है कि हमारे पास हम हाई डिपेंडेंसी यूनिट में डालते हैं, पता चलता है एकदम से उनका ऑक्सीजन जो है लेवल इतना गिर गया है कि हमें उसे शिफ्ट करना पड़ रहा है वेंटिलेटर के ऊपर। और कुछ हमारे वेंटिलेटर्स में हमने नहीं डाले हुए, लेकिन वी हैव इंट्यूबेट, यानी उनके अंदर नाली डाली हुई है, सांस की नाली में, और वो जो है उनको उसके ज़रिए हम ऑक्सीजन दे रहे हैं, लेकिन उनको कभी भी हम वेंट पे डाल सकते हैं, क्योंकि वेंट की ज़रूरत पड़ती है। तो इस तरह से भी हमारी ऑक्यूपेंसी होती है वेंटिलेटर बेड्स की, क्योंकि उनको इंट्यूबेट किया जाता है, अल्फाजों में कि नलकी डाल दी जाती है। अब ये जो लोगों को फिक्र है डॉक्टर साहिबा, वो ये है कि जी कराची जैसा बड़ा शहर, 2 करोड़ से ज़्यादा की इसकी आबादी है, उसमें 134 जो हैं वो सिर्फ दस्याब है हुकूमती सरकारी सतह के ऊपर। कोई इरादा है कि आने वाले हफ्तों में जैसे जैसे वक्त गुजरेगा आप उस प्रोपोर्शन से बढ़ाएंगे भी उनकी तादाद, साथ उसके तरबियत याफ्ता अमला भी होगा? कोई आप लोगों ने रोड मैप बनाया हुआ है इस सिलसिले का? जी बिल्कुल बनाया हुआ है इसका रोड मैप। बॉल पॉइंट फिगर मैं आपको एक बता रही हूँ, 270 हम वेंटिलेटर्स कैपेसिटी और 640 हाई डिपेंडेंसी यूनिट की कैपेसिटी जुलाई की आखिर तक हमारी तैयार हो जाएगी। मेजरली इसमें जो है ज़्यादातर जो है 400+ के करीब हाई डिपेंडेंसी यूनिट्स जून के अंत तक, और 100+ की कैपेसिटी के जो है 150 बल्कि कैपेसिटी के यूनिट्स जो है वेंटिलेटर्स के हमारे जून की एंड तक हो जाएंगे। उसके बाद फिर मज़ीद वो ऐड करके हम टोटल जो जुलाई की एंड में ले जाते हैं, जैसे मैंने कहा आपको कि 640 हाई डिपेंडेंसी यूनिट होंगे और
210 के करीब जो है हमारे वेंटिलेटर्स होगी। अभी इसके अलावा भी हम कुछ कर रहे हैं, या एक्सपो में 140 हाई डिपेंडेंसी यूनिट्स इसके अलावा हैं, जिनकी अभी मैं डेट्स नहीं शेयर कर सकती क्योंकि टाइम लगेगा शायद थोड़ा। और JPMC में भी हम एक पूरे ब्लॉक को हाई डिपेंडेंसी यूनिट और वेंटिलेटर्स के साथ तैयार करेंगे, वो भी अभी उसकी वर्किंग हो रही है। अच्छा, तो ये जो है आप एंटिसिपेट करिए कि ये जो जुलाई के एंड तक आप तादाद बढ़ा देंगी, ये उसको तलब को मीट कर रहा होगा, या आपके ख्याल में खतरा ये कि कम होगा और खाकम बदहन जो है मरीजों की मुतासरीन की तादाद ज़्यादा होगी? जी अभी आमिर मैं सिर्फ एक चीज़ मैं इस पे वाजे करना चाह रही हूँ, हम हज़ारों की तादाद में भी बढ़ा दें तो अमला कहाँ से आएगा जो करेगा इनके पर, और वो भी कम होगा। हमारे पास जो गुंजाइश होगी अस्पतालों में उतना ही हम बढ़ा सकते हैं, और यही गुंजाइश हमने जो निकाली है। इसके अलावा मैं गुंजाइश नहीं देख रही, क्योंकि दूसरे भी अमराज के साथ लोग दाखिल होते हैं अस्पतालों में, और उनकी भी ज़रूरियात हमें देखनी है बहरहाल कोविड के अलावा। इसके साथ साथ ये भी कह सकती हूँ मैं कि अगर इस तरीके से एक्सपोनेंशियली राइज होता गया तो एक जो आपने इटली में देखा, आपने जो है न्यूयॉर्क में देखा कि वो ओवरवेल्म हो गए और उनके पास बिस्तर और वेंटिलेटर्स नहीं थे, जहाँ के उनके पास हज़ारों की तादाद में वेंटिलेटर्स और बिस्तर मौजूद थे, और अमला भी इसी तरीके से मौजूद था। लेकिन हम इसको कोप नहीं कर पाते, हम नहीं कर सकेंगे कि अगर हमारा जो है जो कराची में स्पेशली पॉपुलेशन डेंसिटी और पॉपुलेशन इतनी बड़ी तादाद, 6 लार्जेस्ट सिटी होने के तहत, इट्स द लार्जेस्ट पॉपुलेशन दैट वी विल नॉट बी, हम नहीं इसको कर सकेंगे। हमारा एम जो है इज टू सेव एज मेनी लाइव्स एज पॉसिबल। इसमें हमारा भी एम ये नहीं है कि हम अमवात को रोक सकते हैं या हम बीमार होने से रोक सकते हैं। हमारी अभी यही है कोशिश है कि हम जितने बेड्स बढ़ाने की कोशिश करें, जितने बेड्स बढ़ाएं, उससे ये हो गई अगर मैं 100 लोगों को बचा सकूं और 1000 इन्फेक्ट हो, एटलीस्ट मैं 100 को तो बचा दूं। मतलब सबको नहीं बचाया जा सकता, लेकिन जितनों को बचा सकते हैं वो बचाएंगे। जब बचा सकते हैं हम बचाएं। अच्छा, ये मुझे बताइए कि सिंध के बारे में आज भी ये कहा जा रहा है कि जी जब से कोरोना वबा का वो आया, चैलेंज आया, तो आप लोगों ने बड़ा मतलब है पेशबीनी के आप लोगों ने इक़दाम किए, बेहतर इक़दाम किए। फिर क्या वजह है कि सिंध में जो है कोरोना के मुतासरीन जो है आबादी के तनासुब से बहुत ज़्यादा है, कराची में जो है उनका तनासुब बहुत ही ज़्यादा है? क्या इसका आप एनालिसिस करती हैं? मैं एनालिसिस इस तरह करती हूँ, आई थिंक अंडर रिपोर्टिंग बहुत है हर जगह से। दीगर सूबों में आपकी मुराद है? दीगर सूबों में अंडर रिपोर्टिंग है? जी अच्छा। हम कोशिश कर रहे हैं कि हम जितनी जो है ट्रांसपेरेंसी इसमें मेंटेन करें, उतना हमारे लोगों के लिए बेहतर है। अगर हम छुपाएंगे चीज़ें तो और ख़राबी बढ़ती जाएगी। दूसरी चीज़ मैं अभी ये भी बता दूं कि हमने जो है जब लॉकडाउन खोला था ईद से पहले, रमज़ान के आखिरी अशरे में, तो हमारा ये मौक़िफ़ था कि नहीं, प्लीज़ ये नहीं खोलें और ये ईद के बाद खोलें, ताकि ये जो है फेस्टिवल सीजन जो है वो ख़त्म हो जाए और हम जो है इससे इसके असरात जो है थोड़ा सा पुश बैक कर सकें। यू सी, हमारा कंसर्न ये है कि बहरहाल नंबर्स इंक्रीज होंगे, लेकिन हम अगर उसको स्लोली इंक्रीज करने दें, स्टेप वाइज अगर वो इंक्रीज होते हैं, आस्ते आस्ते होते हैं, हम उनको अस्पताल में दाखिल करके उनको उनकी जो है तीमारदारी करके उनको बेहतर करके बाहर निकाल सकते हैं। फिर जो है हमारा जो एकदम से ये जो राइज इन नंबर्स और उसकी वजह से हॉस्पिटल डिमांड बढ़ जाएगी, वो हम बतदरीज उसको आहिस्ता आहिस्ता स्टैगर कर सकें। यही हमारा एम था कि ये जो है अगर कुछ और देर चलता है तो उसके असरात फिर आगे चल के आस्ते आस्ते आएंगे और उससे बहुत फ़ायदा होगा। अभी भी मैं आपको बताऊं कि जो WHO है उन्होंने हमें मशवरा दिया है, बल्कि सब प्रोविंसेस को मशवरा दिया है कि आप 2 वीक का लॉकडाउन करें और 2 हफ्ते का जो है खुला छोड़ दें। अगर हम 2 हफ्ते खुला छोड़ते हैं, उनमें जो इन्फेक्शन होता है, जो 2 हफ्ते हम लॉकडाउन करते हैं, उसमें ये घर चले जाएंगे और घर में ये 2 इंक्यूबेशन पीरियड गुजार के जब बाहर निकलेंगे तो वो इन्फेक्शन कम फैलेगा, क्योंकि कुछ उनमें से तो आप ये जो हू का मशवरा है उसकी तायीद करती हैं? आप चाहती हैं वफाकी हुकूमत से कि इस पे अमल दरामद करे, सुने वो आपका ये मशवरा और हू का मशवरा? जी
मैं फेडरल, हमें तो फेडरल गवर्नमेंट के जो है इंस्ट्रक्शंस पे चलना है, क्योंकि 18th अमेंडमेंट के बावजूद अगर फेडरल गवर्नमेंट जो है वो बज़िद होती है कि हम नहीं करेंगे लॉकडाउन, तो हमारे पास जो है ताजिर हजरात हैं, इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, दूसरे शोबे से लोग ताल्लुक़ रखते हैं, वो प्रेशर देते हैं कि नहीं हमें भी कारोबार करने दिया जाए। आखिरकार एवरीवन इज़ इन द बिजनेस ऑफ अर्निंग, और अगर आप उनकी अर्निंग पे थोड़ा सा कट लगाते हैं किसी तरीके से बाय सेइंग दैट यू कैन नॉट यू हैव टू क्लोज डाउन, तो वो ऑब्वियसली एहतजाज करेंगे। लेकिन हमें एट द कॉस्ट ऑफ ह्यूमन लाइफ सोचना चाहिए। बड़ा मुश्किल इंतखाब है, बड़ा मुश्किल इंतखाब है ये। अच्छा, मुझे ये जो इमरान खान साहब बार बार कह रहे हैं कि जी जुलाई और अगस्त में जो है कोरोना के मुतासरीन बुलंद तरीन सतह पर होंगे, जिसके लिए वो लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं जी पीक करेगा। आप देखती हैं कि अगर जुलाई अगस्त में ये सूरत हाल होगी, अभी हमसे नहीं संभाली जा रही जून के इब्तदाई हफ्तों के अंदर, तो उस वक्त क्या सूरत हाल होगी? जो अगर आप मंजरनामा सोचें उसका, तो हमें खौफजदा हो जाना चाहिए, डर जाना चाहिए इन चीज़ों से। बिल्कुल, मैं तो बहुत खौफजदा हूँ। मैं बता रही हूँ, हमारे टेंशन लेवल जो है, हमारा स्ट्रेस लेवल मेरे पूरे इदारे का बढ़ता चला जा रहा है एज द नंबर्स आर इंक्रीजिंग। हम लोग डे नाइट काम कर रहे हैं, मेरे यहाँ सेक्रेटरीज रातों को बैठ के काम कर रहे होते हैं, हम फॉलो अप कर रहे होते हैं पेशेंट्स को। द प्रॉब्लम अगेन इज़ कि अगर जुलाई तक अगर ये लॉकडाउन का सिलसिला नहीं होगा और ये कंटिन्यूसली इसी तरीके से बिजनेस एज यूजुअल होगा, तो हम तो ये पीक जुलाई अगस्त सितंबर, आप तो पूरे साल की बात कर रहे हैं, पूरे साल की बात, तो ये तो आपका मैं अगर वाज़ेह करूँ इस चीज़ को कि आपका मशवरा ये है इस वक्त सिंध हुकूमत का या सिंध की वजारत सेहत का कि 2 हफ्ते का लॉकडाउन करें, फिर लोगों को धंधा करने दें, कारोबार करने दें, उसके बाद इस तरह से मैनेज करें, ये आपकी राय है? जी बिल्कुल बिल्कुल, यही मेरी राय है, क्योंकि ये इसमें एक मंतक है, एक लॉजिक है कि ये आपका लॉजिक है कि जो 2 हफ्ते आप लॉकडाउन करेंगे आफ्टर हैविंग ओपनिंग अप एवरीथिंग, तो उस 2 हफ्ते में वो इंक्यूबेशन पीरियड गुजार के उसमें से कुछ लोग जो है सेहतयाब होकर निकल आएंगे बाहर सिस्टम में, क्योंकि एसिम्प्टोमेटिक भी तो बहुत होते हैं और माइल्ड सिम्टम्स के साथ भी बहुत ज़्यादातर तादाद है। हाँ, तो ये जो है, ये जब लॉकडाउन में होंगे तो इनकी इंक्यूबेशन पीरियड ओवर हो जाएगा और ये फिर जब निकलेंगे तो इन्फेक्ट नहीं करेंगे। डॉक्टर अजरा साहिबा, लेकिन मुझे दो सवाल, क्योंकि बहुत सारे सवाल आते हैं और मैं चाहूँगा ज़रा सा हम तेज़ चलें कि एक बहुत बड़ा तासुर ये है कि क्योंकि वफाकी हुकूमत और सूबाई हुकूमत में ठनी हुई है, आप लोगों में जो चपकलिश है, क्या आप समझते हैं कि उसकी वजह से भी कोरोना से निपटना जो है वो ज़रा सा मुश्किल हो गया? अगर इत्तेफाक राय होता, एक ज़्यादा कंसेंसस बिल्डिंग होती, तो बेहतर अंदाज से मैनेज कर सकते थे इसको। देखिए, मैं तो बिल्कुल इसके हक में नहीं हूँ कि इसके ऊपर पॉलिटिक्स की जाए। पॉलिटिक्स इज़ लेफ्ट टू अदर, हमारे अदर इश्यूज, बहुत सारे अदर इश्यूज हैं जिस पे पॉलिटिक्स की जा सकती है। हेल्थ के ऊपर पॉलिटिक्स नहीं की जा सकती, एक वबा फैली हुई है उस पे पॉलिटिक्स नहीं की जा सकती। हमें जो है ये सोचना है कि क्या हम जो है इस वबा से निपटने के काबिल हैं या नहीं हैं। अगर हम इसमें, हमारी शुरू से लोगों को पता है कि हमारी हेल्थ सिस्टम्स इतने काबिल नहीं है कि हम इस वबा से लड़ सकें। द ओनली प्रॉब्लम, द ओनली मेथड, जो एक ही जरिया रह गया था हमारे पास, वो यही था कि हमारे लोग SOPs नहीं फॉलो करें और हमारे लीडर्स भी, फ्रेंकली स्पीकिंग, हम भी वो मैसेज अक्रॉस नहीं दे सके कि आपको ये जो हम डाल रहे हैं SOPs, ये जो है इनको फॉलो करना चाहिए और ये जो है ये आपकी भलाई के लिए, ये बेहतरी के लिए है। वो SOPs नहीं फॉलो कर रहे हैं लोग, और हमारी इसमें भी कोताही है कि हम वो शायद मैसेज प्रॉपर्ली पास ऑन नहीं कर सके। कोई इस चीज़ पे मैं आऊँगा आपके पास। ये भी सवाल है कि शहरी कितना ताउन करे, लेकिन उससे पहले एक चीज़ की वजाहत कीजिए। अभी जो सिंध असेंबली का हालिया सेशन हुआ था, उसमें बाद जो अपोजिशन के अरकान थे उन्होंने बड़ा खुलकर तनकीद की कि जी जो यहाँ पर तरजीहात रहीं और मुबैनत बड़े इल्ज़ामात भी लगाए कि जी सही तौर पर हुकूमत सिंध की तरजीहात नहीं थी। सेहत के हवाले से बड़ी धुआंधार तकारीर भी हुई, आपको याद होंगी, आपको बल्कि उन्होंने बिलखुसूस निशाना बनाया था। कुछ आप उसके बारे में कहना चाहेंगे, कितनी जस्टिफाइड है? आप समझती वहाँ पर भी सियासत हो रही थी या शिकवा जो उनका था वो दुरुस्त है? क्योंकि जाहिर है कि सिंध में अगर वो ये सवाल उठाते हैं कि जी हमारे जो अपने वो हैं रहनुमा है, वो तो खुद प्राइवेट निजी अस्पतालों में जाते हैं, कोई सिंध का अस्पताल सरकारी इस काबिल नहीं कि उनकी देखभाल कर सके। जी हजरा साहिबा।
देखें, ये बात नहीं है। हाँ, मैं ये जो हूँ, सिंध ने बहुत, आई थिंक पर कैपिटा जो है हमारा एक्सपेंडिचर सबसे ज्यादा था हेल्थ पे, सब प्रोविंसेस का अगर आप अलग अलग तखमीना करें तो सिंध का एज अ पॉपुलेशन, ऑन पॉपुलेशन बेसिस हमारा सबसे ज़्यादा खर्चा था हेल्थ पे। हमने बहुत सारी अस्पतालें बनाई, हमने बहुत सारे सिस्टम्स डेवलप किए। अनफॉर्चुनेटली ये कोविड वाज एक्सपेक्टेड। हमने जो है दुनिया में ये फैला हुआ था, जब तक WHO ने इसको पेंडेमिक नहीं अनाउंस किया, बहुत देर से अनाउंस किया, मार्च में जाके उन्होंने अनाउंस किया और फरवरी में तक हमारे पास ये आ चुकी थी वबा। और ये जो है, अगर हमें पता है कि ये एक डिफरेंट नौयत की बीमारी है, नंबर्स इसमें इंक्रीज करेंगे, बहरहाल कोई सिस्टम इसको टॉलरेट नहीं कर पाएगा। ये अपनी तरफ से जितना भी लोग कहें कि सिंध ने ये नहीं किया, वो नहीं किया, हमने हद दर्जा कोशिश की कन्विंस करने की फेडरल गवर्नमेंट को, और कि ये जो है ये एक ही तरीका है इसको जो है आप बचाने का कोविड से लोगों को, वो है कि आप जो है लॉकडाउन को एक्सटेंड करें और आस्ते आस्ते अपने सिस्टम्स में, हेल्थ सिस्टम में थोड़ी सी स्ट्रेंथनिंग करें। वो हम स्ट्रेंथनिंग शुरू से करते आ रहे थे, लेकिन ऑब्वियसली टाइम की कंस्ट्रेंट्स, उसमें बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत होती है। जाहिर है कि एकदम मशीन को ठीक करना जो है मुमकिन नहीं होता। जी, आप जुमला मुकम्मल कर लें, ये कहना जी। और जो मैं दूसरा सवाल जो आपका है कि हेल्थ सिस्टम्स के ऊपर मैं जो इन्होंने तनकीद की, ना सिर्फ लिवर ट्रांसप्लांट के लिए यहाँ लोग आते हैं सिंध में, पंजाब से भी, किडनी ट्रांसप्लांट के लिए भी यहाँ लोग आते हैं और मुफ्त में करके जाते हैं। मुझे ये बताएं, पंजाब में कितने लिवर ट्रांसप्लांट्स और कितने किडनी ट्रांसप्लांट्स मुफ्त में हो रहे हैं, कितने एंजियोग्राफी और कितनी एंजियोप्लास्टी हो रही है मुफ्त में उधर पंजाब में। ये सारी चीज़ें यहाँ हम मुफ्त में दे रहे हैं, इस पर भी पैसे तो लगते हैं ना, और यही हमारा सिस्टम, बेस्ट ऑफ सिस्टम। वो आपने अच्छी बात की मेरे ख्याल में कि सेहत पे सियासत नहीं करनी चाहिए, और इस वक्त जो है क्योंकि कौमी एक तरह की इमरजेंसी है, तो जितना ज़्यादा इत्तेफाक राय और हम इन छोटी कहते हैं मामूल की बातों को ज़रा पीछे छोड़ दें। आपने भी प्रोग्राम के दौरान बात की कि जी शहरी ताउन नहीं कर रहे, और शहरियों में वाकई हम भी देखते हैं कि 10 में से 2-3 लोग जो हैं वो सिर्फ मास्क लगाया होता है, नकाब पहना होता है, बाकी जो उनका वो है, चाहे शॉपिंग करने जा रहे हो, चाहे दफातर में काम कर रहे हो, तो कोई ख़ास एहतियात नहीं है। वो मैसेज क्यों नहीं आप लोग पुट अक्रॉस कर सके? क्योंकि हर वक्त 24 घंटे टीवी पे बात हो रही है, इसके मुताल्लिक अखबारात में हो रही है, तो क्या मतलब है लोगों को कन्विंस करने के लिए, समझाने के लिए क्या करना पड़ेगा, सोचा है आपने? देखें, मैं शुरू दिन से मैं तो जैसे शुरू हुआ था कोविड में, तो लोगों से कहती रही हाथ ना मिलाएं, मास्क पहने, हाथ ना मिलाएं, मास्क पहने। कन्विंस करना लोगों को बड़ा डिफ़िकल्ट है, क्योंकि एक ऑब्वियसली ये भी ज़हमत होती है, ज़रा मुश्किलात हैं इसमें, क्योंकि जब आप मास्क 24 घंटे काम कर रहे हो या 12-8 घंटे काम कर रहे हो, मास्क पहन के काम कर रहे हो, तो थोड़ी सी सांस की उलझन भी होती है, दिक्कत होती है। तो ये जो है, ये चीज़ें हैं अपनी जगह पे। और दूसरी चीज़ ये है कि लोग जो हैं, अब तक जो है एक गलत बयानिया जो आ गया था ना, कि हम तो ये कोविड कोई चीज़ नहीं है, ये तो कोई बीमारी नहीं है, तो साजिश है। दूसरी चीज़ कि ये जो है कोरोना जो है वो हमें नहीं होगा, हमें तो माइल्ड इन्फेक्शन है, हमारे इतने अमवात भी नहीं हो रहे, हमारे इतने लोग मर भी नहीं रहे, हमारे क्योंकि BCG लगा दिया गया है, इस वजह से हम इम्यून हैं, हमारी इम्यूनिटी, क्योंकि हम इतने इन्फेक्टेड होते हैं, हमारी इम्यूनिटी बढ़ी हुई है। ये सारी गलत चीज़ें जो फैली ना शुरू में, गलत, उसकी वजह से लोगों ने एहतियात का दामन जो है हाथ से छोड़ दिया। मुझे ख़ता कलामी करनी पड़ेगी। डॉक्टर अज़रा पेचो साहिबा, बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त दिया। नाज़रीन, आपने डॉक्टर साहिबा की गुफ्तगू सुनी। बात यह कि हमें खुद एहतियात करनी है, अपने लिए एहतियात करनी है, अपने अजीज़ व क़ारिब के लिए एहतियात करनी है, डॉक्टर्स के मशवरे को मानना है और हुकूमत के साथ ताउन करना है। और ये जो साजिशी थ्योरियाँ हैं उस पर कान नहीं धरना, कि हमारे यहाँ जो एक कहते हैं ना कि लोग जो है खुद साख्ता इलाज करने लगते हैं, ये कहते हैं कि हर चीज़ में उनको एक साजिश नज़र आती है कि जी खबर झूठी है और पता नहीं क्या हो रहा है। तो ये इन चीज़ों पे अगर हम कान धरेंगे तो हमारा अपना नुकसान है। तो यहाँ पे मैं सेगमेंट को कंक्लूड करते हैं, ये जहन में रखते हुए कि आज जो इस वबा से ना कोई कहते हैं ना कि जो कहा जाता था जी सिर्फ गरीब लोग मुतासिर हो रहे हैं या सिर्फ मेहनतकश मुतासिर हो रहे हैं, आज बड़े बड़े लोग, अपोजिशन के बड़े बड़े नाम, हुकूमत के बड़े बड़े नाम जो हैं वो मुतासिर हुए हैं। और इस पर मुझे जो एक सुबह मैंने ट्वीट देखा फवाद चौधरी साहब का, उनके एक अपनी पार्टी के रहनुमा खुर्रम शेर ज़मान साहब, जब उनके कोरोना टेस्ट मस्बत आया तो उन्होंने एक ट्वीट किया, उसमें शेर
लिखा, न है कोई इलाज और ना दवाई है, इश्क तेरी टक्कर की जो है वबा आई है। तो यहाँ पे लेते हैं वक्फा, वक्फे के बाद जब दोबारा हाजिर होंगे तो कुछ बात करेंगे बजट से। बजट भी बहुत बड़ा मसला है, गैर मामूली हालात में हमें देखना है कि ये गैर मामूली बजट होगा या मामूल के मुताबिक बजट होगा। बात करते हैं वक्फे के बाद। प्रोग्राम में नाज़रीन एक मरतबा फिर खुश आमदेद। माली साल 2021 का बजट जो है जुम्मे को कौमी असम्बली में पेश किया जाएगा और उसके हवाले से हर जहन में ये सवाल है कि गैर मामूली हालात में पेश किया जाना वाला जो ये बजट होगा ये मामूल के मुताबिक होगा या इसमें भी कोई गैर मामूली बात होगी? क्योंकि आज के जो लोगों के जहनों में सवाल है कि क्या कोई नया तजर्बा होगा, कोई नई सोच इसमें हमें नज़र आएगी या इतने बड़े बड़े गंभीर जो मसाइल हैं उनको हल करने के लिए वही जो रिवायती तरीके हैं उन पर जो है अमल किया जाएगा। लेकिन जिस मुल्क में कसाद बाजारी हो और जिसके सामने इतना बड़ा पेंडेमिक का एक इशू हो और पहले से हमारी जो मईशत थी वो सुस्त माशी नमू का शिकार थी, उसमें नया तजर्बा करना भी कोई इतना आसान नहीं होता। तो क्या चैलेंजेस हैं इस मरतबा बजट साजी के, इस पर हम बात करेंगे और क्या हुकूमत कर सकती है, क्या तरजीहात होनी चाहिए। हमारे साथ मौजूद हैं स्काइप पर आबिद हसन साहब, सीनियर माहिर माशियात हैं, वर्ल्ड बैंक से वाबस्ता रह चुके हैं, कॉलमिस्ट हैं। हमारे दूसरे मेहमान हमें कराची से ज्वाइन कर रहे हैं आसिफ कुरैशी साहब, चेयरमैन हैं ऑप्टिमिस्ट कैपिटल मैनेजमेंट के, पाकिस्तान के सफ़े अव्वल के ब्रोकरेज हाउसेज में इसका शुमार होता है। आसिफ साहब इससे पहले भी कई जो लीडिंग ब्रोकरेज हाउसेज हैं उसमें काम कर चुके हैं। मैं अपने दोनों मेहमानों को खुशामदीद कहता हूं। आबिद साहब आपसे शुरू करते हैं। कोरोना जैसी वबा के दौर में बजट साजी जो है कितना मुश्किल काम है और हुकूमत की आपके नज़दीक क्या तरजीहात होनी चाहिए? जी देखें, मेरे ख्याल में 4 मोटे मोटे चैलेंजेस हैं। एक तो ये है कि ये कोरोना क्राइसिस जो है ये बढ़ रहा है और इसको काबू करना प्रॉब्ली एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज है फॉर द नेशन। तो जो भी रिसोर्सेज चाहिए इस क्राइसिस को रिड्यूस करने में और ओवरकम करने में, और इसको 6-8 महीने 12 महीने तो लगेंगे। तो सबसे इम्पोर्टेंट है कि बजट में, फेडरल और प्रोविंशियल बजट में इतने रिसोर्सेज हों कि ये ना कोई कह सके कि जी हमें वो बिस्तरा नहीं मिला, वो वेंटिलेटर नहीं था और ये क्राइसिस पे काबू ना पा सकी। क्योंकि एज लॉन्ग एज ये क्राइसिस होगा, ये मेडिकल क्राइसिस, तो इकोनॉमिक क्राइसिस रहेगा मुल्क में। सो नंबर 1 ये है। ठीक है। नंबर 2 ये है कि हमारी इस साल नेगेटिव ग्रोथ होगी और प्रॉब्ली अगले साल भी मार्जिनली में भी 1-2% ये गवर्नमेंट जो फिगर्स दे रही है, मैं समझता हूँ कि ये इट्स प्रॉब्ली अ पाई इन द स्काई। बट एनीवे, सो कुछ ऐसे एक्शंस करने हैं कि जी इकोनॉमी रिवाइव करे, जो अनएम्प्लॉयमेंट क्रिएट हो गई है उसको कम कर सके। सो दैट्स द सेकंड। थर्ड है कि गवर्नमेंट ने अनाउंस किया था कि डेली लेबरर्स जो हैं और एम्प्लॉइज फॉर्मल सेक्टर में और स्मॉल बिजनेसेस को फंडिंग दे कि भाई वो उनको जो भी एक लॉस्ट इनकम है वो मिटिगेट हो जाए। वो अभी तक जो है उस पर बहुत अनसेटिस्फैक्ट्री इम्प्लीमेंटेशन रही है। तो उसकी इम्प्लीमेंटेशन को जो है अगले बजट में दे नीड टू मेक श्योर के ये एक तो बहुत एक लिहाज से डर के ये सारा काम हो रहा है कि जी नैब ना पकड़ ले, किसको हमने गलत पैसे दे दिए। इसमें दे हैव टू जो रूल्स हैं उनको सारे एग्जिस्टिंग रूल्स को मिटा के एक नए सिरे से दे हैव टू टेक दैट रिस्क। ठीक है, कुछ इसमें लीकेजेस होंगी, गलत लोगों को भी चला जाएगा, बट बोल्ड इक़दाम करने की जरूरत है आपके नजदीक। अच्छा, फाइनली जो है कि देखें हमारा बाय द एंड ऑफ दिस ईयर पब्लिक डेट को 100% जीडीपी हो जाएगा। हमारा फिस्कल डेफिसिट इस साल भी 9-10%, अगले साल भी इतना ही रहेगा। सो वो अब हमने सोचना है कि ये जो एडिशनल 1 ट्रिलियन की स्पेंडिंग लेट्स से अगले पिछले 3 महीने में हुई है, अगले 6-8 महीने में, उसको हम कहाँ से पूरा करें। देखें, ये जो इस वक्त गवर्नमेंट की इंटरनेशनली जो स्ट्रेटेजी है, विच आई फाइंड रियली एज अ सिटीजन वेरी शेमफुल, कि जी हम बहुत गरीब हैं, हम पे कोई जो है ना रहम करें। I don't think we are Africa. I don't think we are Afghanistan. So we have to, as a middle income nuclear country, we shouldn't be taking this narrative or broadcasting this narrative at the top of our voice. So anyway,
सो ये चार जो है, चार बुनियादी चैलेंजेस आपके नजदीक हैं। अच्छा, मैं चाहूंगा आसिफ कुरैशी साहब, स्टॉक मार्केट को कहते हैं कि जी सेंटिमेंट का बैरोमीटर अगर देखना हो तो स्टॉक मार्केट से आप बात करें। गो के पूरी तरह रिफ्लेक्ट नहीं करता, लेकिन एक आम जो क्लीशे है वो यही है। क्या खदशात हैं आप लोगों के और क्या तवक्कुआत हैं बजट के हवाले से? जी, जिस तरह आबिद साहब अभी फरमा रहे थे, एग्जैक्टली वैसी सी सूरत हाल है कि हालात ओवरऑल इकॉनमी के और पूरी दुनिया के काफ़ी से ज़्यादा अनसर्टन हो चुके हुए हैं, और इस पेंडेमिक का एंड किस तरीके से किस वक्त होना है, कितना डैमेज करके होना है, इसके बारे में कोई भी हतमी राय कायम करना जो है बहुत नामुमकिन सी इस वक्त सिचुएशन लग रही है। तो इस अनसर्टनिटी के एलिमेंट में इन्वेस्टर्स का बिहेवियर भी रिफ्लेक्ट करता है अपने एक्शंस के थ्रू। और स्टॉक मार्केट जो है हमारी वो, क्योंकि उसमें दो की सेक्टर्स की रिप्रेजेंटेशन बहुत ज़्यादा है, एक है एनर्जी सेक्टर और दूसरा जो सेक्टर है वो बैंकिंग का है। तो दोनों सेक्टर में चैलेंजेस इस पेंडेमिक की वजह से, ओवरऑल जो पाकिस्तान की इकोनॉमिक सिचुएशन है उसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट ऑलरेडी आ रहा है और मज़ीद नज़र आएगा। फॉर एग्जांपल एनर्जी के अंदर हमारा एनर्जी क्राइसिस इस कोरोना से पहले भी चल रहा था, बल्कि इनफैक्ट 2007-8 से चल रहा है, तो अभी एक बहुत लॉन्ग टर्म स्ट्रक्चरल इशू बन चुका हुआ है। इस बजट में गवर्नमेंट के पास और स्पेस कम हो जाएगी कि वो एनर्जी की सेक्टर को सब्सिडाइज़ कर सके, स्पेशली पावर सेक्टर के अंदर जो हमारी सब्सिडीज़ हैं उनकी रिक्वायरमेंट को पूरा कर सके। तो हमारे सर्कुलर डेट के चैलेंजेस जो ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुके थे वो मज़ीद बढ़ेंगे। उसकी रिफ्लेक्शन आपको स्टॉक मार्केट की कंपनीज़ में उनकी डिविडेंड पेइंग कैपेसिटी की रिडक्शन के सूरत हाल में नज़र आएगी। दूसरा जो डायरेक्टली बड़ा इम्पैक्ट है हमारी स्टॉक मार्केट में वो होगा, बल्कि ऑलरेडी नज़र आ रहा है, वो नज़र आ रहा है जो ग्रोथ स्लो डाउन हुई है, जो एक्सपेक्टेशन है कि बैंक्स के NPLs जो नॉन परफॉर्मिंग लोन्स हैं उनमें इजाफा होगा, तो बैंक्स की प्रॉफिटेबिलिटी भी हिट लेगी। तो ये दो चैलेंजेस स्टॉक मार्केट ऑलरेडी देख रही है, जिसकी वजह से जब से ये कोरोना का इशू नमूदार हुआ है होराइजन पे, उसके बाद से हमारी स्टॉक मार्केट ने भी काफ़ी करेक्ट किया है। और अभी भी फेयर्स एंड एप्रीहेंशंस अपनी जगह मौजूद हैं अनसर्टनिटी की वजह से। और मेरा नहीं ख्याल कि कोई ऐसा बजट प्रेजेंट हो सकता है जो मार्केट को इटसेल्फ लिफ्ट करने में बहुत बड़ा रोल प्ले कर सके, गिवन जो लेवल ऑफ अनसर्टनिटी इस वक्त। बड़ा कॉशियस हुकूमत जो है फैसले करेगी, बहुत मतलब है कोई बोल्ड स्टेप्स जो है जो बाज़ लोग कहते हैं होने चाहिए वो हमें नज़र नहीं आएंगे। अभी साहब, हस्ब तवक्को जो रवां माली साल है उसके जो आदाद शुमार अब तक उसकी झलक आई है, बड़े वो कहते हैं हौसला शिकन है। सारे जो हम लोगों ने टारगेट्स रखे थे वो मिस किए हैं, चाहे वो इंडस्ट्रियल सेक्टर का हो, ज़राअत का हो, मिनरल्स का हो, सर्विसेज का हो। तो किस तरह से आप देखते हैं कि जो अगला साल होगा, कोई आदाद शुमार की अहदाफ की कोई अहमियत होगी, इस पर सोचना चाहिए? जी देखें, मतलब पाकिस्तान जिस तरह आसिफ साहब कह रहे हैं, इज नॉट द ओनली कंट्री जो क्राइसिस है। 180 मुल्क में एक क्राइसिस है, और सो वो कोई हमारे लिए एक कंफर्ट सोर्स ऑफ कंफर्ट नहीं है। बट ठीक है, अब ये क्राइसिस हो गया, देखना तो अगले 12 महीने में गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए। उस लिहाज से जैसे सबसे पहले तो देखें, जैसा मैंने कहा था कि हेल्थ एक्सपेंडिचर्स शुड बी द हाईएस्ट प्रायोरिटी, इवन हायर देन डिफेंस। एक लिहाज से देखें, अगर मुल्क में आपका ये कोरोना 3 साल चलता रहा और नहीं आप काबू पा सके, तो फिर इट्स विल बी वो एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस बन जाएगा। ठीक है ना? सो अच्छा, दूसरा ये है कि देखें, जिस तरह मैंने कहा था कि आपका डेट 100% GDP तक पहुंच जाएगा और 6-8 महीने में। अब आपने उसको नीचे कम करना है। वो कम किस तरह होगा कि आप फिस्कल डेफिसिट कम करें। फिस्कल डेफिसिट क्लियरली अगले 12 महीने टैक्स के थ्रू नहीं कम करना। अगले 12 महीने गवर्नमेंट की पूरी एफर्ट होनी चाहिए कि एक्सपेंडिचर मैनेजमेंट ऐसे करें। पूरी गवर्नमेंट में देखें आमिर, इतनी वेस्ट है ये, मतलब लाइक एक लिहाज से वो कहते हैं ना, स्लैश एंड बर्न टेक्निक होनी चाहिए। मैं तो कहता हूं कि अगर 3 मिलियन गवर्नमेंट एम्प्लॉयज को कहें जी आप घर बैठे हैं, हम आपको तनख्वाह देंगे, आप घर बैठे। व्हाट आई एम सेइंग इज कि एवरी एजेंसी, फेडरल एंड प्रोविंशियल, एक जीरो बेस्ड बजट से शुरू हो। मतलब एंड दिस इज द बोल्ड थिंग कि आप कहें कि जी आपको ठीक है नौकरी से नहीं निकालते, आप इस मुल्क को क्या फायदा पहुंचा रहे हैं, एंड यू स्टार्ट फ्रॉम दैट बेसिस एंड यू रियली गो थ्रू द वेस्ट। वहां से आप पैसे यू कैन इजिली सेव 500 बिलियन टू अ ट्रिलियन अगर आप सीरियसली ये काम करें। ठीक है, दैट्स। दूसरा, ये आइडियल मौका है कि आप वेल्थ पे टैक्स लगाएं, चाहे टेम्परेरी लगाएं। यू हैव टू, देखें, मैं अब सोच रहा था
कि इस मुल्क के 70 ईयर हिस्ट्री में एक 47 में पीपल आर ऑन द सेम पेज और एक 65 वॉर में, ठीक है ना, पीपल वॉलंटरली बिकॉज दिस फेल्ट के जी द कंट्री नीडेड देम। इस वक्त द गवर्नमेंट मस्ट आर्ग्यू कि देखें वेल्थ पे वी कैनॉट टैक्स बिजनेसेस, वी कैनॉट टैक्स द मिडिल इनकम और लोअर इनकम, हम वेल्थ पे टैक्स करेंगे। आप जो वेल्थ है मसलन लोगों के पीपल आर लिविंग इन 10-10 करोड़ के या 50 करोड़ के घरों में रह रहे हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियां चला रहे हैं, एग्रीकल्चर वेल्थ है। सो आप आई जस्ट थिंकिंग जो 5 करोड़ के घर में रह रहा है उसको गवर्नमेंट कहे जी आप 1 लाख रुपए साल का हमें ओवर 12 मंथ्स दें, उसके लिए तो भी वाटर ओवर अ डक्स बैक वाली बात है। सो यू हैव टू बी वेरी बोल्ड कि जी हम वेल्थ टैक्स के थ्रू रेज अ फ्यू $100 बिलियन, और ये लोगों को कहें जी ये वन टाइम है, दिस इज अ कोरोना टैक्स ऑन वेल्थ। डिविडेंड्स पे आई एम श्योर आसिफ वोंट बी वेरी हैप्पी, बट डिविडेंड्स पे टैक्स लगाएं बिकॉज मोस्ट डिविडेंड्स एक्रू टू द वेल्थियर सेक्शंस ऑफ सोसाइटी, ठीक है ना। एग्रीकल्चर इनकम पे टैक्स लगाएं। अब कहें कि जी एनी इनकम मतलब कि आपको वो टैक्स नेट को बढ़ाना होगा, नए एवेन्यूज तलाश करने होंगे, बजाय उसके कि उन्हीं लोगों को कंसंट्रेट करें कि जिनको बहुत ज्यादा आप उनको वो रहती शिकायत। मुझे तो खता कलामी करने थे। आसिफ साहब ये बताइएगा कि दो बड़े अहम सवाल हैं बजट के हवाले से। एक तो होता है जी रेवेन्यू का हदफ क्या रखते हैं इस मरतबा, और उसको हासिल भी कर सकते हैं नहीं कर सकते। जो गुज़श्ता साल ये रवां साल था उसका तो शुरू से कहा जा रहा था कि बड़ा गैर हकीकत पसंदाना है, और इसने कोरोना ने और ज़्यादा मुश्किल कर दिया। और दूसरा फिगर जो है वो है बजट खसारे का कि डेफिसिट कितना होगा। आप क्या किस तरह इसको देख रहे हैं इन दो फिगर्स को? देखिए आमिर साहब, ग्राउंड रियलिटीज़ में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो है पाकिस्तान की इकॉनमी से मुतालिक पेंडेमिक के बाद वो है कि हम IMF प्रोग्राम का पार्ट है। तो जो IMF की अनफॉर्चुनेटली या फॉर्चुनेटली जो डिक्टेट्स हैं वो हमें फॉलो करनी होंगी। जो IMF की रिपोर्ट अप्रैल में आई थी, अभी तक जो अखबारी इतलात आ रही हैं उसके मुताबिक मोर और लेस जो नंबर उन्होंने अप्रैल में पाकिस्तान को दिए थे 2021 के लिए, जो प्रोजेक्शन दी थी पोस्ट कोविड, मोर और लेस उन्हीं नंबर्स को फॉलो किया जा रहा है, जिसमें तकरीबन 4.9 ट्रिलियन से 5 ट्रिलियन के दरमियान की फिगर्स आ रही हैं FBR के रेवेन्यू के लिए जी FBR के रेवेन्यू के लिए, और 0.4% का प्राइमरी डेफिसिट का टारगेट रखा जा रहा है। तो टारगेट्स स्टार्ट तो उसी तरह होंगे। बजट हमेशा एक स्टेटमेंट होती है और मेरे ख्याल से खासा प्रोविजनल डॉक्यूमेंट होता है, और थ्रू आउट द ईयर क्योंकि हर एक्सपेंडिचर के लिए या हर टैक्स इनिशिएटिव के लिए पार्लियामेंट की अप्रूवल की रिक्वायर्ड नहीं होती, बहुत सारी चीज़ें FBR थ्रू SROs कर रही होती है, तो उस प्रोविजनल डॉक्यूमेंट की सैंक्टिटी को इतनी ज़्यादा रहती नहीं, और इन हालात के अंदर शायद हमें वो मेंटेन करने की ज़रूरत भी नहीं है। आई थिंक एट बेस्ट क्योंकि रिक्वायरमेंट है एक बजट प्रेजेंट करने की, हम शायद एक प्रोविजनल डॉक्यूमेंट प्रेजेंट कर सकते हैं कि ये प्रोविजनल डॉक्यूमेंट है, क्योंकि गिवन द लेवल ऑफ अनसर्टनिटी ग्लोबल एंड विद इन पाकिस्तान, ये एक हतमी राय कायम करना या कोई बहुत ही बाइंडिंग टारगेट्स किसी भी साइट पे, चाहे रेवेन्यू हो या एक्सपेंडिचर पे, वो लगाना बड़ा मुश्किल काम है। और जिस तरह आबिद साहब ने फरमाया एग्जैक्टली वैसा ही है कि प्रायोरिटी शुड बी ह्यूमन प्रोटेक्शन, उसके बाद जो आपके जो सबसे गरीब तबकात हैं उनको किस तरीके से प्रोटेक्ट करना है वो प्रायोरिटीज़ होनी चाहिए, और उसके बाद फिर आगे बाकी चीज़ों पर बातचीत होनी चाहिए। बट जो फ्रेमवर्क होगा वो वही होगा जो कि IMF खासी हद तक बता चुका हुआ है अपनी पहले कि आप साहब की तरफ जाऊं, आसिफ मुझे ये बताइएगा कि ठीक है फ्रेमवर्क वही होगा, लेकिन क्या कहते हैं ना इकोनॉमिक एक्टिविटी, माशी सरगर्मियां बढ़ाने के लिए कोई देखते हैं कि बजट में कोई इस तरह के इक़दाम होने चाहिए कि उन सेक्टर्स में कि जहाँ पे बिल्कुल मतलब है कि सब हमारे यहाँ एक मुंजमद चीज़ें हो गई हैं कि कुछ सेक्टर्स को आप ज़रा से उभार सकें, ग्रोथ बढ़ा सकें? जी आसिफ, फिर मैं यही सवाल जो है आबिद साहब की तरफ भी लेके जाऊंगा। जी, जो सेक्टर्स आपको जो सेक्टर्स आपको बेनिफिट दे सकते हैं इस वक्त, वो सबसे जो लो हैंगिंग फ्रूट होगा या जो ज़्यादा रिलेटिवली आसान सेक्टर है जिस पे फोकस करना चाहिए इस गवर्नमेंट को, और एक्सपेक्टेशन थी पिछले 2 साल में किया जाएगा, वो एग्रीकल्चर का है। एक रीज़न जो पाकिस्तान में इस पूरे 4 महीने का जो पोस्ट कोरोना क्राइसिस जो चल रहा है उसमें हम रिलेटिवली प्रोटेक्टेड रहे हैं अपनी फूड सप्लाई चेन्स की वजह से, क्योंकि हमारी रिलायंस ऑन इम्पोर्ट्स फॉर फूड
एक्सेप्ट फॉर एडिबल ऑयल एंड टी वो रिलेटिवली कम थी, दालों के लिए ज़्यादा है, लेकिन लार्जली हम अपना प्रोड्यूस खुद ही पैदा करते हैं, अपनी रिक्वायरमेंट के लिए फूड खुद ही पैदा करते हैं और कंज्यूम करते हैं। तो एग्रीकल्चर आई थिंक, और जो हमें चैलेंजेस का सामना है स्पेशली लोकस की फॉर्म में, आई थिंक एग्रीकल्चर वो एरिया है कि जिसमें बहुत सारे लोगों का एक लार्ज प्रोपोर्शन ऑफ जो रूरल इकोनॉमी है वो इस पर डिपेंडेंट है, उस पर फोकस करने की ज़रूरत है। दूसरा, हेल्थ केयर को हमें बिल्ड करने की ज़रूरत है। कंस्ट्रक्शन के ऊपर, कंस्ट्रक्शन रिलेटिवली लो रिस्क सेक्टर क्योंकि इसलिए कहलाया जाता है कि ओपन एरियाज़ के अंदर जो ट्रांसमिशन ऑफ कोविड है, अपेरेंटली अभी तक जो रिसर्च आ रही है वो ट्रांसमिशन स्लो होती है। तो इस तरह के एरियाज़ पे हम फोकस करके कुछ अपनी स्ट्रैटेजी बना सकते हैं। बट एक बड़ी क्रिटिकल चीज़ जो होगी वो सोचना होगा कि पोस्ट कोविड पूरी दुनिया का इकोनॉमिक मॉडल चेंज होने जा रहा है। चाइना पे दुनिया की रिलायंस फॉर सप्लाई फॉर सोर्सिंग ऑफ रॉ मटेरियल्स एंड गुड्स जो है वो थोड़ी कम होगी। पाकिस्तान के लिए पोस्ट कोविड जो अपॉर्चुनिटीज निकलेंगी वो हम किस तरह कैपिटलाइज कर सकते हैं मैन्युफैक्चरिंग के अंदर। एग्रीकल्चर, कंस्ट्रक्शन, हेल्थ केयर, ये वो सेक्टर्स हैं। अच्छा, और जो पोस्ट कोविड मैन्युफैक्चरिंग के अंदर अपॉर्चुनिटीज़ हैं उनको उसको पकड़ने की ज़रूरत है, उसे ग्रैब करने की ज़रूरत है। जनाब आबिद साहब ये बताइए, जैसे किन सेक्टर्स की तो बात हो रही है, लेकिन एक हमारा जो हमेशा कहा जाता है कि जी ग्रोथ बढ़ाना है तो हमें बरामदात बढ़ानी होंगी, लेकिन आज के हालात में हमें बरामदात बढ़ती हुई नज़र नहीं आ रही। तो इसका मतलब है हमें इनवर्ट देखना है, अपने मुल्क के अंदर ही देखना है कि जो कुछ माशी नमू हो वो अपनी एक्टिविटी से हो। क्या ये जो अप्रोच है आपके ख्याल में काम कर सकती है इन हालात में? देखें, क्लियरली आसिफ साहब ने भी ग्लोबल एक मतलब रिसेशन में है तो कंस्ट्रेंट्स हैं, बट मैं आपको छोटी सी बात बताऊं। देखें, इस वक्त पोस्ट कोविड मसलन पीपीईज और ये मास्क की सेवरल $बिलियन अ मंथ वाली मार्केट है। अभी अब आई नो मेनी फ्रेंड्स ऑफ माइन जो मतलब उन्होंने ये तैयार कर लिए हैं, अब गवर्नमेंट ने इजाजत दे दी है, बट एयर फ्रेट की स्पेस नहीं है। सो इसी अगर ये एक निम्बल गवर्नमेंट हो, वो पीए को कहे जी अपने सारे जहाजों को आप फ्रेटर में कन्वर्ट करें और रोज की 5 फ्लाइटें चलाएं। इस वक्त बात ये आप एयर जो फ्रेट है इट इज इंक्रीज 3 to 5 टाइम्स पर केजी। ये कतर और इत्तेहाद जो भी फ्लाई कर रहे हैं चार्जिंग। सो देयर आर अपॉर्चुनिटीज जो इस वक्त आप यू कैन सीज देम प्रोवाइडेड यू आर निम्बल। मतलब आपने अलाउ तो कर दिया है, बट अगर एयर फ्रेट ही नहीं है तो वो किस तरह एक्सपोर्ट, ठीक है ना। सो दीज आर थिंग्स जो कि एक रियल टाइम में गवर्नमेंट शुड बी टेकिंग दिस डिसीजंस। अच्छा, और कमिंग बैक जो आप कह रहे हैं, डेफिनेटली डोमेस्टिक साइड को देखें, जिस तरह गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है ये स्कीम्स फॉर दी डेली वेजेस वर्कर्स, दैट शुड बी इम्प्लीमेंटेड राइट अवे। और स्मॉल बिजनेस एमएसएमईज जो होती है, माइक्रो स्मॉल एंटरप्राइजेस, बैंक्स को कहें कि एग्रेसिवली इनको सर्च आउट करे और लेंडिंग करे, ठीक है ना। अब बैंक्स आर हेसिटेंट, उसको गवर्नमेंट गारंटीज दे, बिकॉज दैट्स वेयर ऑल द एम्प्लॉयमेंट इज, और बल्क ऑफ द एम्प्लॉयमेंट। आई मीन ये नेस्लेज और एनक्लोज ऑफ दिस वर्ल्ड डोंट नीड दैट हेल्प, बट जो छोटे छोटे दुकानदार हैं, जो छोटी छोटी एंटरप्राइजेस हैं, 2 एम्प्लॉयज 5 एम्प्लॉयज, दे नीड अ लॉट ऑफ हेल्प, ठीक है ना। एंड उससे वो जिस तरह आसिफ कहते हैं, दे आर लोअर हैंगिंग फ्रूट। सो आई थिंक द इम्पोर्टेंट थिंग इज कि आप existing businesses पे कोई टैक्स ना बनाए, because they need a breathing space. If anything, maybe को custom duty कम कर दें, maybe GST कम करें, but जो wealth है, आप individual wealth पे टैक्स लगाएं and people कारोबार पे ना लगाएं। ये आपने बड़ा आम आपने नुक्ता उठाया, लगाएं। हाँ, दूसरा ये देखें, अभी वो वक्त आ गया है, इट इज आइदर स्टेट एंटरप्राइजेस और पाकिस्तान, या हम पाकिस्तान को सेव कर सकते हैं स्टेट एंटरप्राइजेस को। सो गवर्नमेंट हैज टू बी वेरी बोल्ड। ये जो सारे हैं एंटरप्राइजेस, उनको या बंद करें और कहें कि जी आप घर बैठे हैं, हम तनख्वाहें आपको देंगे। यू सी द ह्यूज लॉसेस। ऑफ कोर्स आप एनर्जी कंपनियों के साथ नहीं कर सकते, वहां आपको चाहिए कि लेकिन जैसे जो स्टील मिल के हवाले से किया तो बड़ा मजबूत एक मेरे ख्याल में फैसला है। यकीनन ओपोजिशन की जमातें उसके खिलाफ बात करी, लेकिन होना तो यही चाहिए कि जो इदारा बंद पड़ा हो, 5 साल से बंद हो, और आप उसको सिर्फ तनख्वाहें दे रहे हैं, आप 1 अरब रुपया आप उससे ज़्यादा खर्च कर रहे हैं साल का। अच्छा, मेरे पास क्योंकि 2-3 मिनट में चाहूँगा आसिफ साहब आपकी तरफ आते हैं। ये जो कहते हैं ना कि कसाद बाजारी, जब रिसेशन होता है तो उसका बड़ा समाजी भी असरात होते हैं, और उसके वो जो समाजी अनरेस्ट होता है वो पॉलिटिकल अनरेस्ट में बदल जाता है। इस बात का खदशा है कि हमारे यहाँ जिस तरह से माशी नमू मनफी जाने वाली है और समाजी एक कहते हैं ना कि मसाइल पैदा हो रहे हैं, आप देखते हैं कि इससे जो है आने वाले महीने जो होंगे उसमें ज़्यादा गैर यकीनी सूरत हाल बढ़ जाएगी, शिद्दत आएगी।
आमिर साहब, इसमें तो कोई शक नहीं है। जब लोगों को खाने को नहीं मिलेगा तो वो अपनी ज़रूरियात को पूरे करने के लिए किसी भी लिमिट पे जाने को तैयार होंगे। तो इसका अगर अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी तो उसका नेचुरल साइड इफ़ेक्ट जो है या जो उसका रिएक्शन होगा वो किसी ना किसी सूरत में लॉ एंड ऑर्डर में कन्वर्ट या अदरवाइज सोशल अनरेस्ट में कन्वर्ट हो सकता है। बट दुआ ये करनी चाहिए कि ये जिस तरह से बाकी कुछ मुल्कों में ये वेव पास हो गई, अपने पीक को करने के बाद नंबर्स नीचे आना शुरू हो गए और इकोनॉमीज़ ओपन होना शुरू हो गई, तो अगर हमारे नंबर्स भी अगले 1 या 2 महीने में नीचे आते हैं तो उसके बाद शायद हमारे पास एक अपॉर्चुनिटी एग्जिस्ट करती हो कि हम बेहतर तरीके से एम्प्लॉयमेंट के अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट कर सकें। इसमें मैं सिर्फ एक पॉइंट ऐड करना चाहूँगा कि पाकिस्तान में जो सिचुएशन है वो ये है कि गवर्नमेंट के पास कोई कैपेसिटी फिस्कल साइड पे एग्जिस्ट नहीं करती। हमने अपने क्वेश्चंस पिछले 10-12 सालों में सारे एग्जॉस्ट कर दिए। पब्लिक डेट टू जीडीपी को 52% से जो 2007 में थी अब बढ़ा के तकरीबन 100% पे पहुंचने वाली है। लेकिन प्राइवेट सेक्टर पाकिस्तान का जो है उसमें स्लैक बहुत ज़्यादा एग्जिस्ट करता है, उनकी कैपेसिटी बहुत ज़्यादा है और हमारी बदकिस्मती है कि हम प्राइवेट सेक्टर की उस कैपेसिटी को बेहतर तरीके से यूटिलाइज नहीं कर पा रहे, चाहे वो पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस की, तो उसके लिए एवेन्यू में क्रिएट करना पड़ेगा। मुझे जरा खता कलामी करनी पड़ेगी आसिफ साहब, क्योंकि मुझे कहा जा रहा है कि प्रोग्राम वाइंड अप करूं। बहुत शुक्रिया, आपने कीमती वक्त दिया, और आबिद हसन साहब आपका भी बहुत शुक्रिया कि आपने कीमती वक्त दिया। नाज़रीन, गैर मामूली हालात में मामूल का बजट नहीं होना चाहिए, इसमें कुछ ना कुछ नई सोच, नए इक़दाम ऐसे होने चाहिए कि हमारी जो मईशत का पहिया है वो चले। आमिर ज़ैद को अगले प्रोग्राम तक इजाज़त दीजिएगा। खुदा हाफिज़।